प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना महामारी के संकट में ज्योति एकेडमी की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन क्लासों में जो 10वीं क्लास की जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है उसको नियमित करते हुए आज विज्ञान का अपन टॉपिक जो अपना जो भोजन और जो मानव स्वास्थ्य है वो आज अपन अध्ययन करेंगे। जो अपना यूनिट नंबर फर्स्ट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेसन फर्स्ट जो है ये बायोलॉजी या जीव विज्ञान का चैप्टर है, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और बोर्ड की क्लास में ये आपके 4 अंक का निर्धारित है। अब सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में अपन को जानना अति आवश्यक है कि इस भोजन और मानव स्वास्थ्य में अपन को क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ताकि ये टॉपिक अपन को बहुत आसान और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले भोजन और मानव जो स्वास्थ्य जो आपका ये जो चैप्टर है ये 4 अंक का निर्धारित है, जिसमें से देखो 2 टॉपिक सामने से निकल के आते हैं। सबसे पहला है भोजन और दूसरा है इसके अंदर मानव स्वास्थ्य। अर्थात आधे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भोजन के बारे में और आधे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। इसमें अपन देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले भोजन में अपन को पढ़ना है कि भोजन क्या है। इसके बाद देखेंगे भोजन के प्रकार। इसके बाद एक टॉपिक आता है कुपोषण। यदि पर्याप्त मात्रा में आप यदि भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे। तो कुपोषण क्या होता है इसके बारे में। इसके बाद एक पॉइंट आएगा कुपोषण के प्रकार जो आपके 3 आएंगे। पहला आएगा विटामिन कुपोषण, दूसरा आएगा प्रोटीन कुपोषण और तीसरा आएगा खनिज कुपोषण। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा जिसका नाम है भोजन। इसके बाद आगे आप पढ़ोगे मानव स्वास्थ्य, जिसको बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ। अब मानव स्वास्थ्य के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मानव स्वास्थ्य के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है शुद्ध जल के गुण, और इसके बाद आपको पढ़ना है अशुद्ध जल के दुष्प्रभाव। अर्थात शुद्ध जल पीने से अपन को क्या गुण है, क्या फायदे हैं, और दूषित जल अगर अपन पीते हैं तो ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालता है वो इसमें देखेंगे। इसके बाद मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, जैसे मोटापा क्या है तो मोटापा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा रक्तचाप कह दो या इसको रक्तदाब कह दो, बात एक ही है। अब रक्तचाप जैसे ही पूरा होगा तो इसके बाद आते हैं नशीले पदार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नशीले पदार्थों में एक तो अपन पढ़ेंगे प्रमुख नशीले पदार्थ और एक अपन पढ़ेंगे अन्य नशीले पदार्थ। प्रमुख नशीले पदार्थ में अपन 4 पढ़ेंगे। पहला मदिरा, दूसरा तंबाकू, तीसरा गुटखा और चौथा अपन पढ़ेंगे अफीम, इनके बारे में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अन्य नशीले पदार्थों में जैसे हशीश, गांजा, चरस, LSD, कोकीन, ये सब इसमें अपन पढ़ेंगे। इसके बाद एक बिंदु आएगा दवाओं का दुरुपयोग। आखिरकार जो डॉक्टर की पर्ची पर जो दवाएं होती है, इन कई दवाओं में अल्कोहल की मात्रा होती है जिनका उपयोग कई व्यक्ति नशे के लिए करते हैं। तो कौन सी दवाएं हैं जिनका दुरुपयोग आज वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, तो दवाओं का दुरुपयोग। इसी बिंदु में अपन एक चीज और समाहित करेंगे कि छोटे बच्चे नशे के लिए किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, वो भी अपन इसमें ऐड कर देंगे। और एक अपन देखेंगे अंत में मिलावट एवं इसके दुष्प्रभाव। इसमें अपन प्यारे विद्यार्थियों ये देखेंगे कि आज किस तरीके से बाजार में जो रोजमर्रा की जो सामग्री है उसमें किस तरीके से मिलावट की जा रही है और इन मिलावटों का मानव शरीर के ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इसी का एक चर्चित उदाहरण अपन कोल्ड ड्रिंक्स का लेंगे, जो शीतल पेय वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मात्रा में पिया जा रहा है, उसको पीने से क्या। इसके बाद अपन देखेंगे 1954 में एक कानून बना था, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। इसका नियम नंबर 65 पर
देखेंगे और इसके बाद ये अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैंने बताया इसको दो भागों में अपन ने बांट लिया। आधे में भोजन पढ़ेंगे। बताओ भोजन में क्या क्या पढ़ेंगे? भोजन क्या है, भोजन के प्रकार, कुपोषण के प्रकार। मानव स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ेंगे? शुद्ध जल के गुण, अशुद्ध जल के दुष्प्रभाव, मोटापा, रक्तचाप या रक्तदाब, नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ, दवाओं का दुरुपयोग और अंत में पढ़ेंगे मिलावट और इसके दुष्प्रभाव। अब अपन यहाँ से इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज तो अपन देखेंगे भोजन के बारे में, उसके बाद फिर अपन पॉइंट लेंगे मानव स्वास्थ्य। तो चलिए भोजन की तरफ आज अपन चलते हैं। तो आप पॉइंट डाल दो, हेडिंग डाल दो, आप लिखते रहना। और आपको इस टॉपिक को जैसे ही टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी पीडीएफ, आपको इसका पीडीएफ का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। वहां से आप अपने यथावत तरीके से नोट्स भी आप अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो मैंने हेडिंग डाली भोजन। सबसे पहले अपन देखते हैं भोजन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान रखो कि भोजन जो होता है वो किसका स्रोत होता है? ऊर्जा का। अर्थात मनुष्य के शरीर को चाहे कोशिकीय क्रियाओं के संचालन में देख लो, चाहे उसको चलने, उठने, बैठने, दौड़ने में, चाहे शारीरिक क्रियाओं के संचालन में देख लो, सभी क्रियाओं के संचालन में मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब अपने शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख जो स्रोत है वो कौन है? भोजन है। अर्थात भोजन के द्वारा ही मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये भोजन अपन कहाँ से? वातावरण में विभिन्न पदार्थों के द्वारा अपन इसको ग्रहण करते हैं। जैसे अन्न हो गया, दुग्ध हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गई, ये सब आते हैं किसके अंदर? भोजन के अंदर। तो भोजन के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अच्छा, यदि व्यक्ति भोजन का सेवन नहीं करेगा तो उसके शरीर में ऊर्जा की क्या आने लगेगी? कमी, जिससे उनकी शारीरिक क्रियाओं का संचालन सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो अपन ने एक बात देखी कि भोजन हमारे लिए किसका स्रोत हो गया? ऊर्जा का स्रोत हो गया। अब भोजन के यहाँ पे देखें तो दो प्रकार आते हैं। सबसे पहला जो प्रकार इसका जो निकल के आता है उसका नाम है संतुलित भोजन। सबसे पहले जो भोजन का जो प्रकार आता है वो संतुलित होता है। और दूसरा जो इसका जो प्रकार जो निकल के आता है वो होता है असंतुलित भोजन। तो यहाँ पर ने भोजन को मोटे रूप से या दो रूपों में अपन इसको डिवाइड कर दिया। पहला संतुलित में और दूसरा इसको डिवाइड कर दिया असंतुलित भोजन में। अब ये संतुलित भोजन क्या होता है? तो देखो नाम से पता चलता है संतुलित ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक पदार्थ यदि उस भोजन में उपस्थित होंगे तो ऐसा भोजन किस कैटेगरी के अंदर आएगा? तो ये संतुलित भोजन की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसा भोजन जिसमें चाहे तो कह दो भोजन के अवयव, या कह दो भोजन के घटक, या कह दो भोजन के पोषक पदार्थ उपस्थित होंगे, तो ऐसा भोजन आपका कौन सा भोजन कहलाता है? तो कहोगे आप ये संतुलित भोजन कहलाता है। अब असंतुलित भोजन बताओ परिभाषा क्या हो जाएगी? कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन में पोषक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसा भोजन आता है आपकी किस भोजन की श्रेणी के अंदर? यह आता है असंतुलित भोजन की श्रेणी में। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह आती है कि पोषक पदार्थ क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो ये पोषक पदार्थ क्या चीज है? तो देखो पोषक पदार्थ वे होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, और ये पोषक पदार्थ हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। अब ये पोषक पदार्थ क्या क्या है? तो पहला अपन ले लिए विटामिन। पहला पोषक पदार्थ जैसे हो गया विटामिन, दूसरा पोषक पदार्थ अपना हो गया प्रोटीन, तीसरा पोषक पदार्थ अपना हो गया कार्बोहाइड्रेट, चौथा अपना जो पोषक पदार्थ आ गया वो आ गया खनिज लवण, पांचवा पोषक पदार्थ अपना आ गया वसा, और छठा जो अपना आया वो है जल एवं रेशे। तो ये भोजन के आवश्यक पोषक तत्व हो गए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि भोजन के अवयव, घटक या पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, जल और रेशे। अब ये विटामिन, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट ये हमें अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो कुछ हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे विटामिन अपने जैसे सब्जियां हो गई, विभिन्न प्रकार के जंतु हो गए, इन सब को कई प्रकार के विटामिन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन के अंदर ये जंतुओं से भी प्राप्त होता है और ये अपन को पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है। जैसे दाल में, सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, मछलियां हैं, तो जंतु और पादप दोनों से ही हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ऐसी जो भी अन्न होता है, जैसे अपने गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, इसी प्रकार अन्य पदार्थों में जैसे अपन सब्जियों में देखो शकरकंद हो गई, इनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में खनिज लवण मिनरल्स होते हैं। इसी प्रकार दुग्ध के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप आ जाओ दूध है, इसी प्रकार घी है, तेल है, इनमें वसा की मात्रा होती है। और इसी प्रकार ये टोटल अपने पास 6 पोषक पदार्थ हो गए। अगर ये 6 पोषक पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं जिस भोजन से, तो वो भोजन हो गया आपका संतुलित। और जिस भोजन में इन पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी तो आप उसको बोलोगे असंतुलित भोजन। तो यहाँ अपन ने भोजन के प्रकार देख लिए ध्यान से कि भोजन 2 प्रकार का होता है, एक संतुलित भोजन और दूसरा असंतुलित भोजन। पूछे संतुलित भोजन क्या है, तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं वो संतुलित भोजन कहलाता है। और ऐसा भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो तो वह असंतुलित भोजन कहलाता है। पूछे कि भोजन के पोषक पदार्थ क्या क्या है, तो आपको बताना है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, जल और रेशे। अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपन ने भोजन देख लिया और भोजन के प्रकार देख लिए। अब एक पॉइंट आता है कुपोषण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुपोषण। यहाँ से प्रश्न बनते हैं बोर्ड के अंदर कुपोषण में से। अब कुपोषण क्या चीज है, देखो अपन ने सबसे पहले चीज देखी कि यदि भोजन में एक या अधिक पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो जाए तो बताओ कौन सा भोजन होगा, असंतुलित। लेकिन मैं तुमसे ये कहूं कि जिस भोजन में लंबे समय तक यदि एक या अधिक पोषक पदार्थ अनुपस्थित हो जाए तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार। आपने मान लो 15 दिन तक प्रोटीन नहीं खाया, 20 दिन तक आपने प्रोटीन नहीं खाया, कोई बात नहीं, आपका उसकी कमी से आपके शरीर में इतनी जल्दी रोग के लक्षण प्रकट नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने 6 महीने तक ही आपने प्रोटीन नहीं खाया, 8 महीने तक, साल भर तक आपने प्रोटीन की वस्तुओं का या प्रोटीन का सेवन ही नहीं किया, तब जाके आपके शरीर में प्रोटीन की कमी से लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो कुपोषण की सीधी सी परिभाषा बनती है, यदि भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। अब तुम्हारे से अगला पॉइंट ही ये पूछा जाएगा कि कुपोषण के कारण बताओ, आज ये कुपोषण हमारे देश में क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहला इसका बिंदु आप बताओगे कि एक तो हमारे देश में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्व युक्त भोजन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अपने भारत में सभी प्रकार के परिवार रहते हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय श्रेणी के परिवार हो, चाहे वो उच्च वर्गीय श्रेणी के परिवार हो, चाहे वो निम्न वर्गीय श्रेणी के जो परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त भोजन नहीं दे पाते हैं। अतः उनके जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था में या अपने शुरुआती जीवन के आरंभ में ही उनके शरीर में कुपोषण के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो पहला बड़ा कारण हो गया जनसंख्या, तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण। सेकंड कारण अपन देखें तो अपने भोजन में पोषक तत्वों को भरपूर इस्तेमाल नहीं करना, या आप कह सकते हो कि उचित पोषक तत्व युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना। अब कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो वो ऐसी चीजों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं जो नशीले पदार्थ वगैरह रहते हैं, तो जिनको जो आदत या जो लत जो लग जाती है तो वो फिर ऐसी चीजों को कम खाते हैं जो पोषक तत्वों से युक्त हो। तो वो जैसे मदिरा, सेवन, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। तो पहला तो कारण इसका हो गया क्या कि जनसंख्या वृद्धि। दूसरा कारण हो गया अपने भोजन में पर्याप्त पोषक तत्वों को समृद्ध नहीं करना। और तीसरा आदत आप बता सकते हो गलत आदतें। गलत आदतों के अंदर आप क्या बताओगे कि व्यक्तियों के द्वारा धूम्रपान आदि का सेवन, धूम्रपान करना। तो ये हो गए कुपोषण के कारण। अब मेन जो अपना पॉइंट है वो अपन देखेंगे कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं।
तीन प्रकारों में अपन इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होता है विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। सेकंड नंबर पे अपना आता है प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण। और थर्ड नंबर के ऊपर अपना आता है खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण। अब अपने मोटे रूप से क्लास 10 के अंदर केवल तीन ही प्रकार के कुपोषणों का वर्गीकरण किया गया है, तो अपन तीन ही प्रकार के कुपोषणों के बारे में यहाँ देखेंगे। पहला है विटामिन कुपोषण, दूसरा है आपका प्रोटीन कुपोषण और तीसरा आता है आपका खनिज कुपोषण। अब देखो, अपने भोजन के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और खनिज भी होने चाहिए, खनिज पदार्थ होने चाहिए। अब मैं तुमसे यदि ये कहूं कि यदि भोजन में लंबे समय तक यदि विटामिनों की कमी हो जाए तो विटामिन कुपोषण हो जाएगा, लंबे समय तक यदि प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन कुपोषण, और यदि लंबे समय तक यदि खनिज लवणों की कमी हो जाएगी तो खनिज कुपोषण हो जाएगा। अब इन तीनों को देखने के बाद अपन पहले के ऊपर चर्चा करते हैं विटामिन कुपोषण क्या होता है और विटामिन कुपोषण होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला कुपोषण का प्रकार मैंने यहाँ पे डाला है विटामिन कुपोषण। अब सबसे पहले तो सभी व्यक्तियों को विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन व्यक्ति को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी मात्रा होनी अवश्य चाहिए। चाहे सूक्ष्म मात्रा में भी इनकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन होनी जरूर चाहिए। तो विटामिन भोजन में सूक्ष्म मात्रा में भी पर्याप्त होते हैं, लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में विटामिनों की कमी से कई प्रकार के रोग या कई प्रकार के उस रोगों से संबंधित लक्षण उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में अपन इनको प्रदर्शित करेंगे, जैसे विटामिन ए, इसी प्रकार विटामिन बी, इसी प्रकार आपका आता है विटामिन सी, विटामिन बी, और एक आपका आता है विटामिन ई, और एक आता है आपका विटामिन के। तो 2, 2, 4 और 2, 6 कुल 6 प्रकार के विटामिन होंगे। लेकिन क्लास 10 के अंदर विटामिन डी तक ही दिया गया है, तो अपन को विटामिन ई और के का अध्ययन इसमें नहीं करना है। अपन केवल विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो विटामिन कुल आपके यहाँ हो गए 4 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब अन्य विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें कई प्रकार के विटामिनों का समूह है। तो आपके विटामिन बी के कुल 3 प्रकार हैं। पहला है विटामिन B1, इसके बाद आता है आपके विटामिन B2 और इसके बाद आपके आता है विटामिन B3। तो आप टोटल 3 प्रकार के विटामिन बी पढ़ेंगे। विटामिन B1, विटामिन B1 को ही विटामिन बी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिए, कोई अलग से स्पेशल नहीं है कि विटामिन बी अलग हो और विटामिन B1 हो। तो विटामिन B1 को ही विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन बी के 3 टाइप्स हो गए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। तो अब अपन इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। तो इसको अपने चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो चार्ट के द्वारा समझने से आपको एक फटाफट से जल्दी क्लियर हो जाएगा। जहां मैंने लिखा विटामिन का नाम, विटामिन का नाम, तो ये नेम ऑफ विटामिन हो गए। या मैं लिखूंगा विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम। प्रत्येक विटामिन का अपना एक रासायनिक नाम होता है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड के अंदर सीधा प्रश्न 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो यहाँ लिखा मैंने विटामिन का रासायनिक नाम, और यहाँ मैं लिखूंगा विटामिन की कमी से होने वाला क्या रोग, अगर जिस विटामिन की कमी हो जाएगी तो उसकी कमी से क्या रोग होगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा उस विटामिन की कमी से अपने शरीर में क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो वो अपन देखेंगे। तो कुल मैंने देखो 4 पॉइंट बना लिए। पहला पॉइंट मैंने बनाया विटामिन का, दूसरा मैंने बनाया विटामिन का रासायनिक नाम, तीसरा मैंने बनाया इसकी कमी से होने वाला रोग, और चौथा मैंने बता दिया इसकी कमी से क्या लक्षण अपने शरीर में प्रकट होंगे। तो पहले मैंने लिखा विटामिन ए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। और यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है
तो व्यक्ति की आंखों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को आप बोलोगे क्या? रतौंधी। और इस रतौंधी के कारण इसका लक्षण क्या होगा? तो व्यक्ति को रात्रि के समय कम दिखाई देने लगेगा। रात्रि के समय कम दिखाई देना, तो ये किस विटामिन के कारण हो गया? तो आप बताओगे विटामिन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं विटामिन बी। तो विटामिन बी मैंने आपको बताया इसके 3 प्रकार आएंगे, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो सबसे पहले अपन देखेंगे विटामिन B1। अब दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B1 का जो रासायनिक जो नाम होगा आप बताओगे थायमीन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थायमीन। इसी प्रकार विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार विटामिन B3 का रासायनिक नाम होगा नियासिन। तो ये टोटल मैंने लिखे 3 प्रकार के विटामिन बी के प्रकार। पहला विटामिन B1, दूसरा विटामिन B2 और तीसरा विटामिन B3। तो अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? तो आप बताओगे थायमीन। और विटामिन B1 की कमी से रोग होता है जिसका नाम है बेरी-बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। अब इस बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? जो अपने हृदय की धड़कन होती है, हृदय की धड़कन का कम हो जाना, हृदय की धड़कन का कम हो जाना। इसके अलावा शरीर की जो मांसपेशियां हैं, शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं, इनका दुर्बल हो जाना। शरीर की मांसपेशियां दुर्बल होने लगती है, हृदय की धड़कन इसमें कम होने लगती है। किस रोग के अंदर? बेरी-बेरी में। किस विटामिन की कमी से होता है? B1। और इसका रासायनिक नाम हो गया, बताओ क्या? थायमीन। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, ये लिख दिया अपन ने राइबोफ्लेविनोसिस, ये इस रोग होगा। अब इस राइबोफ्लेविनोसिस रोग के अंदर क्या होगा? इसमें मुख और उसके आसपास की त्वचा फटने लगती है। इसके अलावा होठों पर पपड़ी आने लगती है और स्मरण क्षमता भी प्रभावित होती है। कह सकते हो स्मरण क्षमता में भी कमी आने लगती है। तो इसके लक्षण आप लिखोगे मुख व उसके आसपास की त्वचा का फटना। त्वचा का फटना, तो स्किन से रिलेटेड रोग हो गए। इसके अलावा स्मृति में कमी आना, स्मृति में कमी आना, तो ये हो गया विटामिन B2 के लक्षण हो गए। इसके बाद विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम होता है पेलेग्रा। ध्यान रखना दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा। और पेलेग्रा रोग के अंदर क्या होता है? जीभ पर क्या बनने लगती है? पपड़ियां बनने शुरू हो जाती है। तो जीभ पर पपड़ियां बनना शुरू हो जाती है, या कह दो पपड़ियां बनने लगती हैं। अर्थात पानी की कमी हो जाएगी, बार बार से होठ सूखने लगेंगे, होठों पे भी पपड़ी आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका कौन सा? विटामिन B3। इसके बाद आपका आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन कौन सा? सी। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग के अंदर क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थी, स्कर्वी रोग के अंदर मसूड़े क्या हो जाएंगे? कमजोर, और मसूड़ों से रक्त का स्राव होने लगेगा। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते भी बनते हैं। तो आप लिख सकते हो मसूड़ों का कमजोर होना, मसूड़ों का कमजोर होना और मसूड़ों से रक्त का स्राव होना। आप आसानी से पेन और कॉपी लेके इसको नोट कर सकते हो धीरे धीरे। तो मसूड़ों से रक्त का स्राव होना और मसूड़ों का कमजोर होना, ये आपको हो गया विटामिन सी। इसके बाद लास्ट विटामिन आता है विटामिन डी और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का
रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन की कमी से हड्डियों से संबंधित रोग होता है और उस रोग का नाम है रिकेट्स। तो इस रोग का नाम आप बताओगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और रिकेट्स रोग के अंदर अस्थियां या हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और घुटने मुलायम होकर पास आ जाते हैं। तो अस्थियों का कमजोर होना और घुटनों का क्या जाना पास। ये हो गया आपका विटामिन डी। तो पहला अपन ने देखा विटामिन, पहला कुपोषण आपने देखा विटामिन कुपोषण। तो बताओ विटामिन शरीर को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी उपस्थिति भोजन में होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहेंगे तो विटामिन की कमी के कारण आपके शरीर में इससे संबंधित रोग और इन रोगों के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। अब कौन कौन से विटामिन आपके दिए गए हैं और उनकी कमी से कौन से रोग होंगे और क्या लक्षण होंगे, तो एक बार चार्ट को ध्यान से दोबारा से देख लो। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रोग रतौंधी। रतौंधी का लक्षण आप बताओगे रात्रि के समय व्यक्ति को कम दिखाई देगा। विटामिन बी के 3 प्रकार ध्यान रखना आपको, B1, B2, B3। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का है नियासिन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से रोग बताओगे बेरी। इस रोग में हृदय की धड़कन कम हो जाती है और शरीर की मांसपेशियां दुर्बल हो जाएंगी। इसी प्रकार विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से रोग बताओगे राइबोफ्लेविनोसिस। लक्षण मुख और उसके आसपास की त्वचा क्या हो जाती है, फटने लगती है और इस प्रति में क्या आती है कमी। विटामिन B3 का नियासिन, कमी से रोग हो गया पेलेग्रा और पेलेग्रा रोग में जीभ पर पपड़ियां बनने लगती है। इस प्रकार विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिकम, कमी से रोग बताओगे स्कर्वी, मसूड़ों का क्या हो जाना कमजोर और मसूड़ों का कमजोर होने से मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन बी कैल्सीफेरॉल आपको पता है डी के लिए आवश्यक है, कमी से रिकेट्स, इसमें अस्थियां कमजोर हो जाती है, घुटने के आ जाता है पास। तो अपन ने पहला कुपोषण देख लिया विटामिन कुपोषण। मेरे को लगता है कि यहाँ तक शायद किसी भी को भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड कुपोषण अपन पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। प्यारे विद्यार्थियों, अगली हेडिंग अपन ने डाल दी है प्रोटीन कुपोषण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में यहाँ से हमेशा 1 नंबर का प्रश्न आता रहता है। कई बार जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये 4 नंबर का चैप्टर जिसमें 1 नंबर का छोटा आता है और 3 नंबर का बड़ा आता है। और अगर 3 नंबर का बड़ा आएगा तो आपको 2 रोग पूछेगा, क्वासी और कोरोनमेरस रोग, जो प्रोटीन से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट अपन ने डाल दिया प्रोटीन कुपोषण। जबरदस्त। अब जिस प्रकार से विटामिन अपने शरीर का आवश्यक पार्ट है, उसी प्रकार से प्रोटीन भी हमारे भोजन में सम्मिलित होना चाहिए। अब प्रोटीन हमको पता है किससे मिलता है, तो दूध, अंडे, पनीर, इनमें पर्याप्त मात्रा में दालें, इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। अब आगे चलो, सब प्रोटीन की सबसे